बात याद आती है, आपने लिट्टे पर फिर कई देर लंबा भाषण और दिया था। मैं अब भी जब कभी क्लास में यूं बच्चों को कोई चीज आती है, मैं जब उनको समझाता हूं कि रिसेंट प्रेजेंट अलग होता है, रिमोट प्रेजेंट अलग होता है, तब मुझे पुनः लगता है कि दुनिया की किसी किताब के अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई है, ये सर वाले उस क्लास के अंदर ही अपन ने ग्रहण की। मैं सर 2012 से पढ़ा रहा हूं, ये तो भला हो कोरोना का कि आप मुझे जानने लग गए, बाकी मैं ये सेम काम 2012 से कर रहा था। 2012 से सुबह 7 से 7 तक सांगा कुंबाई करता हूं मैं सारे दिन। मेरी क्लास में बैठने वाले 400 बच्चे, और वैसी वैसी 10 क्लासों में जाके मैं सर पढ़ाता, और सब बच्चे मेरी तारीफ ही करते, और सब कहते सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लेकिन बाहर कोई जानता ही नहीं था आपको। लेकिन जब कोरोना आया तो शुरू शुरू में हमें बड़ा अजीब लगा, और हमें कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाओ। लगा यार ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, क्लास सामने बैठी नहीं और कैमरे के सामने जाके खुद ही हंसो, और ये मन में सोचो कि सामने वाला भी हंसता होगा, ये तो बड़ा अजीब रहेगा यार। और फिर हमें और लगा कि यार अपने तो क्लास में कई चलता हुआ बातें भी कर जाते हैं, तो लगता है कि यार क्लास में तो बच्चों के सामने चल जाती है, किसी बड़े आदमी के सामने जाएगी तो लगेगा कि यार क्या ठेठ मूर्खों जैसी गांव की सी बातें करता रहता है। और ये बातें ये क्लास में ही लोग पढ़ाते हैं। इसलिए शुरुआत के कुछ वीडियो में बड़ा डर डर के पढ़ाया। वो शुरुआत वाले मेरे वीडियो आप देख लो तो आपको यूं लगेगा जैसे कि थप्पड़ मार के जबरदस्ती खड़ा करके। धीरे धीरे थोड़ा भय खुला। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हमने कहा कि जो बच्चे कोरोना में, कई बच्चे तब भी नहीं है, ऑफलाइन शुरू हो गए, तो जो बच्चे घर बैठे हैं उनको हम क्लास वाली ऑफलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन देंगे। क्लास में जब बच्चे आए तो मैं जब बच्चों के सामने वापस बोलने लगा तो मेरा थोड़ा जो रिदम फ्लो था, जो नेचुरल फ्लो था, नेचुरल फ्लो आया मेरा निकल के सामने। और तब मुझे पता चला कि यार अपने जो ये देसी कहानियां सुनाते हैं लोगों की, ये ही समझ में आती है, बाकी तो समझ में नहीं आता है कुछ। आज सुबह ही एक मेरे को साथी, उन्होंने कोचिंग खोल रखी है, मैं उन बच्चों से चर्चा कर रहा था, तब मैं कह रहा था कि मेरे को जब आजकल लोग आके कहते हैं कि सर हमारी मम्मी और पापा आपकी वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है कि यार इससे उपलब्धि क्या होगी कि तुम पढ़ने वाले तो देखते नहीं हो, वे देखते हैं जिनका पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है कोई, वो वीडियो देख रहे हैं। मुझे मेरे साथ में मैम पढ़ाते हैं तो सीनियर है काफी, तो वो दीदी मेरे को एक दिन बोले कि मेरी मम्मी कौन या हमारे परिवार को ये लगता है कि आपको तो चौथ की कहानी भी आती है, और महिलाएं जब चौथ का व्रत करती है तो आपसे कहानी सुन के खोल सकती है व्रत। क्योंकि आजकल लोगों को चौथ की कहानी नहीं आ रही है। तो मेरे से मैं क्लास में उदाहरण भी देता और देता। एक किसी यूं आपकी तरह बच्चों से कहीं चर्चा करने के लिए गया हुआ था, वहां मैं सर के बारे में बोला, मैंने कहा कि मैं अक्सर क्लासों में बोलता रहता था कि यार मैंने जो सीखा कि अक्सर लोग मुझे यूं कहते हैं कि सर आप अच्छा बोल लेते हो, अच्छा नरेट करते हो, आप स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हो। तो मैं हमेशा बच्चों को क्लास में कहता ही था कि मैंने ये सर से सीखा है, किशोर सर का मेरे पे खूब प्रभाव है, भयंकर प्रभाव है। एक किसी वीडियो के अंदर बोला, सर को किसी ने वीडियो भेज दिया, सर का मेरे पास शाम को फोन आया। मेरी सर उस दिन वाकई मेरी 1 मिनट तक बोलने की हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूं कैसे, कि सर से कैसे बातचीत की जाए। इससे पहले भी जब मैं कभी क्लासों में पढ़ाता और मुझे कोई बाहर निकल के, कई बार कोई बच्चा कहता सर किशोर जी पढ़े हो गए, हाँ तुझे कैसे पता चला, बात रिपीट करो सेम री सेम। मुझे लगता है ये तेरी गलती है, तू सर से पढ़ के भी फिर मेरे पास क्यों आया, फिर वही रह जाना चाहिए था। अब मेरे पास वही बातें जो सर से सीख के है, तो वही बताऊंगा यार, दूसरी तो कौन सी बात बताई जाए। आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में इससे बड़ा अचीवमेंट न प्राप्त किया है, न कभी कर पाऊंगा कि मैं आज सर के बराबर बैठा था और सर के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। सर लिटरली मैं, आप बैठे हो इसलिए ऐसा कुछ ही नहीं, मेरा तारीफ करने का स्वाभाविक उद्गार है सर मेरे इस बारे में। बाकी आप पढ़ने वाले हो, मैं यहाँ से जब चला भी गया था 2008 के बाद में बीकानेर से लेना देना कम ही रहा, वरना पहले मैं यहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरी 11th-12th RSU से भी, ग्रेजुएशन यहाँ डूंगर। भाई साहब हमारे से सीनियर थे, तो भाई साहब यूं नेता वाली छवि थी शुरू से ही। तो हमें कई बार लगता है कि जब कॉलेज आते अपने से हाथ मिला लेंगे तो अपने आज गंगा जी ना लेंगे अपने। हाथ मिलाने वाले लोग भी ज्यादा ही हुआ करते थे उन दिनों में भी, तब सेल्फी वाला क्रेज होता नहीं था, तब तक फोन नहीं आए थे। फिर मैं यहाँ से चला गया तो इतना रहा नहीं, कॉन्टेक्ट कोई रहा नहीं था।
मेरे एक सिस्टर यहीं पे रहते हैं, तो उनके बच्चे जब कोचिंग वोचिंग करने लगे तो मैंने शरद जी के और अरविंद जी की कहा कि भाई ऐसे कोई लोग हैं पढ़ाते हैं। फिर मुझे पता चला कि यार अपने लगभग उसी टाइम के अंदर ये दूसरे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे, मैं दूसरे कॉलेज में था, और मेरे के साथ वाले इनके साथ में और पढ़ रहे थे। फिर धीरे धीरे यूं जानकारी 2010 8 में वहां चला गया, 2012 से तो पढ़ाना ही शुरू कर दिया था। पिछले कुछ सालों से ये पढ़ाने वाला काम चल ही रहा था, और मुझे लगता है मैं चीजों को रूट लेवल से समझा देता हूँ किसी को, इसलिए लोगों को थोड़ी समझ आने लग गई और इसलिए लोग थोड़े जानने लग गए। यूट्यूब ने आजकल आप लोगों को इतना वो कर रखा है, जंजाल के अंदर बांध रखा है। आज सुबह वाली इस कोचिंग में कह रहा था कि कई बार जब मुझे कोई स्टूडेंट आके कहता है कि सर हम सारे दिन आपके वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है तुम देखते नहीं हो, आ रहा है तुमने मेरा एक आधा वीडियो देखा था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि यूट्यूब को लगता है कि ये इसको पसंद करता है, इसलिए वो सारे दिन मेरे दिखाएंगे, तुम अब कहा के भी दूसरे नहीं देख पाओगे, तुम्हें अब देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि टाइमलाइन में तुम्हारे 10 में से 8 वीडियो को है, बचकर जाओगे कहाँ? अब तुम्हें कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ेगा उसमें, मैंने यदि बकवास भी कर रखी तो सुनना पड़ेगा। मैं अक्सर क्लासों में कहता रहता हूं कि इसके कभी किसी से बात भी करो, आपका मोबाइल साइड में भी पड़ा है, तब मोबाइल डाटा ऑफ रखा करो, मोबाइल आपकी बातें सुनता है। आप जब किसी से फोन पे बात करते हो तब भी अपना मोबाइल डाटा ऑफ रखा करो, ये पुनः आपकी बातें सुन। आज सुबह ही उदाहरण दे रहा था, पुनः है, आप कभी किसी दोस्त से बात करना फोन पे तो मोबाइल डाटा ऑन रखना, और उस दोस्त से आप ये बात कर लेना यार जूते खरीदने और कौन सी कंपनी के जूते अच्छे आ रखे हैं, इस टाइप की कोई 10-15 मिनट आप बात कर लें। आप यकीन मानिए अगले 4 दिन तक एडिडास, रिबॉक और पूमा तीनों आपको मैसेज दिखाएंगे। हो सकता है एडिडास वाली लड़की आपको फोन करे और फोन करके 40% ऑफ हम दे रहे हैं, हमारे पास में आना। ये मोबाइल इतनी तक आपकी बात सुन। एक उदाहरण तो वो मुझे लगता बड़ा शानदार सा उदाहरण है। मैं किसी ऑनलाइन क्लास में हिस्ट्री की क्लास ले रहा था, मैं समझा रहा था कि किस प्रकार भारत का जो धन है वो भारत से बाहर अंग्रेज लेके, मैं यूँ नॉर्मल उनको समझा रहा था कि जैसे मैं इस कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं इस कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो मुझे 50,000 रुपए सैलरी मिली, तो मैं इस 50,000 का क्या करूंगा? तो मैं इसमें से 22,000 रुपए हमारे मकान मालिक को किराया देता हूँ। मेरे जो मकान मालिक मेरे से 22,000 रुपए किराया लेते हैं, वो 10,000 रुपए अपने बच्चे की, वो स्कूल वाले सर 10,000 में से 8,000 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं। वो जो पेट्रोल पंप वाले भैया है वो उन 8,000 में से 5,000 का राशन का सामान खरीद, वो जो सामान खरीदने वाले हैं वो जिनसे सामान खरीदा है वो 3,000 रुपए की सब्जियां लाते हैं। वो जो सब्जी वाले भैया वो 3,000 में से 2,000 जो धोबी है उनसे कपड़े धुलवाते हैं। वो जो 2,000 वाले हैं वो उनमें से 1,000 रुपए जो है वो अपने कोई पाउडर क्रीम पर लगाते हैं। कुल मिला के वो जो रुपए जो मेरे को 50,000 मिले थे हमारी इकोनॉमी में घूम रहे हैं। इसलिए इकोनॉमी का मूलभूत सिद्धांत है खर्चा, जितनी खर्चा करोगे उतनी इकोनॉमी। आप बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि हो तो सही, कर तो हम दें, पर नहीं हो तब भी किए जाने चाहिए, तब भी बढ़ेगा, भगवान देता है। आपके पास रुपए होते हैं और आप खर्चा करते हो तो भगवान को लगता है इसके खर्चे कम पड़ रहे हैं इसलिए तनख्वाह बढ़ा देता है। और आपकी तनख्वाह ज्यादा होती है, आप खर्चा नहीं करते तो भगवान को लगता है इसके पास तो पहले से ही पड़े हैं तो क्यों बढ़ाई जाए इसकी। फिर मैंने उनको सेकंड एग्जांपल दिया कि मेरे अंकल भारत से बाहर रहते हैं, अरब कंट्री में रहते हैं। हमारे गांव के खूब सारे लोग सर अरब कंट्री में जाते हैं, उधर भाई साहब ज्यादा जानते हैं। तो अरब कंट्री में मेरे काको साहब रहते हैं, उनको वहां पे 50,000 रुपए सैलरी। पर वो क्या कोशिश करते हैं, वो वहां के 50,000 रुपए मिलते हैं पर वो क्या कोशिश करते हैं कि अपना खर्चा तो 5,000 ही करना है, 45,000 अपने को इंडिया भेजना है, अपने गाँव भेजना है ताकि बीवी बच्चे आराम से रह सकें। ओमान रहते हैं मेरे वो अंकल, ओमान से 45,000 रुपए इंडिया भेज देते हैं, तो उनके घर वाले इंडिया में खरीदारी करेंगे। ओमान के 45,000 रुपए इंडिया के काम आए, ओमान के काम आए। इकोनॉमिक ग्रूम इंडिया की भी है, ओमान की भी, इंडिया की भी, उनका पैसा उनके कोई काम नहीं है। अब सेम एग्जांपल अंग्रेजों का जब टाइम था भारत पर अप्लाई कर लीजिए, कि अंग्रेजों का एक अधिकारी भारत के अंदर रहता था, उसको सैलरी भारत दिया करता था पर खर्चा इंग्लैंड के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि अंग्रेजों का तंत्र उस प्रकार के से था कि वो गंगा के किनारे से सब कुछ सोख लिया करता और टेम्स के किनारे सब कुछ नहीं, यहाँ से पैसा जाता उधर पैसा चलता। दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। धन निष्कासन, निष्कासन मतलब बाहर जाना, किस प्रकार हमारा धन बाहर गया। तो मैंने बच्चों को पूरा समझाया है, एग्जाम्पल दिया, जो बोर्ड पे लिखा हुआ था वो समझाया। फिर मैंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे जो पैसा बाहर जा रहा था इसके लिए कहा था कि भारत का पैसा भारत से बाहर जाना उसी प्रकार है जैसे पड़ोसी की बीवी के लिए मेकअप का सामान लाना। लुगाई किसी की है, लिपस्टिक दिलाते हम घूम रहे हैं उसको।
अब मैं यूं बोला तो ऑफलाइन बैच में तो क्या होता है, बच्चों की हिम्मत नहीं होती सामने वापस बोलने की, बच्चे हंस के रह जाते हैं। ऑनलाइन के अंदर बच्चे को पता है, नाम तो अजीब अजीब से नाम लिख के रखते हैं, पापा की परी, तो मम्मी की लाडो टाइप के ऐसे कुछ नाम लिखे हुए, हाँ, या कोई खूंखार बंदा। तो किसी एक एक बंदे ने उधर से कमेंट किया कि सर क्या बात है, लिपस्टिक आज तो सुबह सुबह। तो जैसे उसने ये बात की तो मैं वापस बोल गया, मैंने कहा हाँ यार, ये उसने, मैंने लिपस्टिक का उदाहरण दे दिया क्या, चलो तो दूसरा कौन सा दूं। इतने में एक कोई हाथों हाथ बंदे का दूसरे का आया, सर वैसे लिपस्टिक कितने रुपए की आती है आपको पता है क्या। मैं उससे वापस बोला कि नहीं यार क्या पता कितने की आती है। इतने में नीचे किसी का वापस आया, सर लैक्मे की लिपस्टिक 835 रुपए की आती है। मैं क्या बात करते हो, लिपस्टिक इतनी महंगी। कुल मिला के लिपस्टिक पे चर्चा चली 5-6 मिनट। ऑनलाइन था, कमेंट आ रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना था कि घर बैठे हैं, बच्चों को वापस ऑफलाइन आएंगे तब पढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा कोर्स करवाना नहीं था। तो यूं बात हो गई, नॉर्मल बात। क्लास के बच्चे थे, वो मुझे समझते थे कि सर ने बोल दी, मजाक में बात बोल दी। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे मोबाइल का डाटा ऑन था, मोबाइल सामने पड़ा था, अगले 3 दिन तक मोबाइल पे लिपस्टिक के एड आए। मैं मैं यदि उनको फोन कर सकता तो मैं कहता उनको कि मैं सर्वथा अयोग्य पात्र हूं जिसको आप ये मैसेज कर रहे हैं, ना मैं लगा सकता हूं ना दे सकता हूं, इसलिए प्लीज बंद कीजिए इसको। इसलिए आप भी जब पढ़ें तब मोबाइल साइड में रखें। आपकी स्वतंत्रता, आपकी सीखने की तमाम क्षमताएं ये मोबाइल खा गया है। ये खूब सारी चीजें देता होगा, इसके बिना भी जीवन नहीं है। ऑनलाइन स्टडी ने जीवन को इतना सरल किया जिसकी हद नहीं, पर फिर भी जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करें तब इसको साइड में रखें। अक्सर सर की एक बात का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, तो पता नहीं सर अब क्लास में एग्जांपल देते हैं कि नहीं देते हैं। हमारे टाइम में सर खूब दिया करते थे, मैंने वो अप्लाई किया, मैं उसमें सफल रहा। हालांकि मैं तो हिस्ट्री जैसा बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सर तो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसमें अपने को पहले इंग्लिश वो सब्जेक्ट इसमें अपने पहले मान के चलते हैं कि नहीं आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप के अंदर। तो सर हम जाते सर तो सर के पास क्लास में कुछ डाउट आया, डाउट आया तो खड़े होके पूछ लिया, हाथ खड़ा किया कि सर ये इसके बाद ये क्यों लगाया, इसके बाद ये क्यों आया। सर ने कहा बैठ जा, कल पूछ ले, परसों पूछना, 2 दिन का टाइम दिया। मन में कई बार बुरा भी लगता, कई बार तो ये होता है कि 2 दिन पहले फीस दी होती है, 2 दिन बाद सर कहते थे कि 2 दिन बाद पूछना। हम लगता सर मरा दिया, ये तो फीस तो आपने ले ली थी। हालांकि सर फीस वाले मामले में बड़े लिबरल थे, नहीं लेते, पर जमा करवाने के बाद में कई बार होती तब यूं अजीब सा लगता। पर 100 में से 100 बार ऐसा हुआ कि मुझे दोबारा पूछने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, कि 2 दिन के अंदर या वो प्रॉब्लम या तो सर के किसी लेक्चर में वापस सॉल्व हो गई थी, या मेरे दिमाग में घूमती घूमती अपने आप आ गई थी। सर को याद नहीं रहा होगा सर इतने किस्से सुनाते हो क्लास में, तो सर ने एक दिन उसका कारण बताया। मेरे सर ने कहा कि तुम खड़े होते हो और मैं नहीं बताता, तुम मुंह छोटा सा करके बैठ जाते हो, का रीजन है, मैं ये चाहता हूं कि जो चीज अभी तुम्हें समझ में नहीं आई, ये कम से कम शाम तक तो तुम्हारे दिमाग में घुले, शाम तक तो तुम्हारे दिमाग में चले, ये बार बार क्लिक हो कि ये क्या हुआ, क्यों नहीं आया, इज के इज क्यों लगा, यहाँ पे आर क्यों नहीं लगा था, या डू क्यों लगा, डज क्यों नहीं लगा था। और यदि खुद इस प्रोसेस के अंदर जाओगे ना तो चीजें अपने आप आ जाएगी। तो सर मारवाड़ी में कहते हैं कि ज्ञान ही उपजनो चाहिए, हृदय से उत्पन्न ज्ञान होगा तो चीजें हमेशा याद रहेगी। पर वो थिंकिंग प्रोसेस, वो जो थॉट प्रोसेस, वो जो लगातार दिमाग में ना, वो तब होगा जब दिमाग खाली है। हमने दिमाग को खाली रखना ही बंद कर दिया, हमारा दिमाग अन्य कई प्रकार की चीजों में भरा हुआ है। हम सुबह से लेके शाम तक यत्र तत्र की बातों से इतने ज्यादा बंधे हुए रहते हैं कि सारा दिन दिमाग में तो वो चलता है। अब पढ़ाई दिमाग के अंदर कैसे ला पाएंगे। भगवान बुद्ध का एक सिद्धांत है अपोहवाद। भगवान बुद्ध ने कहा था कि रात को सोते टाइम यदि आप ये सोचने लगो कि मैंने जस्ट पहले क्या किया था, कि 10 बजे सो रहा हूं तो मैं अभी 9:30 बजे क्या कर रहा था, कि 9:30 बजे मैं वॉकिंग कर रहा था, उससे पहले क्या कर रहा था, खाना खाया था, उससे पहले क्या किया था कि हिस्ट्री पढ़ी थी, उससे पहले क्या किया था कि ज्योग्राफी पढ़ी, उससे पहले क्या किया था। आप लगातार यूं जाओ तो आपको यूं थोड़ा याद करोगे तो घंटे 2 घंटे की चीजें याद आ जाएगी। 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो एक पूरे दिन की दिमाग में चीजें आएंगी। जब लगातार ये प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने जीवन में, आप पिछले जन्म में पहुंच जाएंगे, आपको पिछला जन्म याद। और बुद्धों के सिद्धांत है, बुद्धों ने वाकई थे बेहतरीन बेहतरीन सिद्धांत दिए, हम तो भूल भाल गए। एक मैं किसी एक इंग्लिश राइटर की बुक पढ़ रहा था, किसी तिब्बत के लामा की लिखी बुक, इंग्लिश राइटर की बुक थी तिब्बत के लामा पे। लामा लामा होते हैं बुद्ध, दलाई लामा जैसे बोलते हैं। तो कोई तिब्बत का लामा था, कोई अंग्रेज गया और किसी अंग्रेज ने जाके तिब्बत कई दिन उन लामाओं के बीच में घुमा इधर उधर।
तो एक दिन उसने उस लामाओं को कहा कि तुम ये सारे दिन पढ़ते रहते हो और ग्रंथ उठा के तुम्हारे सुबह सुबह करते हो, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी होता है कि नहीं होता है? उसने कहा बताएंगे, कभी प्रैक्टिकल भी बता देंगे। तो क्या बता दोगे यार, सुबह शाम अगरबत्तियां कर लेते हो, यहाँ पर बैठ के ध्यान कर लेते हो, इससे क्या होता है जीवन में? जीवन में और कुछ भी प्राप्त करना होता है। एक दिन वो लामा उसे एक पहाड़ पे लेके गया, उसने पहाड़ पे ले जाके एक पत्थर पड़ा था, काफी भारी पत्थर था, उसने कहा उठा। उसने, अंग्रेज ने उठाने की कोशिश की तो पत्थर तो नहीं उठाया गया उससे। क्यों नहीं उठाया जा रहा? उसने कहा भारी है यार, 1 क्विंटल का पत्थर कैसे उठा लूंगा, मेरे में खुद में वजन 78 किलो है, तो नहीं उठाया जा रहा मेरे से, इतना भारी पत्थर हिला भी नहीं पा रहा। उसने कहा थोड़ा बहुत हिला लो, बाकी उठाया तो नहीं जा रहा। ठीक है, 2 1 मिनट मंत्र बोले, कब उठा? वो पत्थर उठ गया। मैंने मंत्रों से गुरुत्वाकर्षण बांध दिया यहाँ का, गुरुत्वाकर्षण से मतलब ध्यान करने से, मनन करने से हमने उनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने बंद कर दिए। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने बंद इसलिए कर दिए क्योंकि अब हमारे दिमाग में बहुत कुछ चीजें चलती। पढ़ाई के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि दिमाग बाकी सारे वायरस से खाली रहे। आप कई बार नहीं कहते कि मोबाइल के अंदर की हैंग होने लग गया, क्यों? ये चीजें ज्यादा है, स्पेस फुल हो गया है ना। मैं फोटो डिलीट कर दूं, मैं इसमें ये कोई वीडियो डिलीट कर दूं, मैं इसकी मूवी डिलीट कर दूं तो चलने लग जाएगा। दिमाग भी तो होता ही होगा। जितना खाली रखा जा सके उतना खाली रखा। एक और जो मैंने पिछले कई सालों में, मैं जब पढ़ता था, मैं स्टूडेंट लाइफ से इधर आया तो मैं ज्यादा चीजें जानता हूँ इस बारे में। मैंने एक और नोटिस किया, स्टूडेंट एक बड़ी गलती करता है। आप सुबह की शुरुआत जब भी करते हैं, कितने बजे से करते हैं? वट एवर, आप 6 बजे उठते हैं, आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, मैं कतई नहीं कहूंगा कि आप सुबह सुबह उठ जाया करें, जल्दी उठ जाया करें। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे आपको मन नहीं करे वैसे कर लिया जाए। हो सकता है आप बूढ़ा केस हो, रात को सोते ही नहीं हो, पूरी रात ही पढ़ते हो, सुबह उठ के सोते हो आप, जैसा आपका क्लॉक है वैसे। पर यदि मान लो मैं एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या लेता हूँ कि कोई बंदा 10 11 बजे सो जाता है तो 6 बजे उठ जाए। आप एक कोशिश करके देखना अगले कई दिनों तक, आप सुबह 6 बजे उठे, उठते ही पानी मारे आंखों पे, अगले 1 घंटे तक बिना किसी से बोले, बिना किसी से कोई बातचीत के, बिना मोबाइल देखे, बिना कोई दूसरा काम, पढ़ लेना 1 घंटे। और ऐसा काम 6 7 दिन कर, आप देखेंगे कि उस 1 घंटे में, क्योंकि दिमाग खाली है। हम सबसे बुरा ये करते हैं कि सुबह उठते ही या तो अपने रूममेट के साथ में इधर उधर की बातें करते, या मोबाइल छेड़ लेते हैं सुबह उठते, और इससे भी बुरा काम करते हैं कि हम अखबार पढ़ लेते हैं। अखबार स्टूडेंट लाइफ में सुबह नहीं पढ़ना। अपने पापा जी की उम्र वाले लोग आज भी यदि सुबह सुबह कोई अखबार पढ़ने बैठ जाए तो कह देते हैं, अरे तू कलेक्टर है, सुबह सुबह अखबार लेके बैठ गए। का मतलब है अखबार सुबह सुबह वो पढ़े जो एकदम खाली है। अखबार शाम को पढ़ा जाए जब आप सोने वाले हो, क्योंकि यदि सुबह सुबह अखबार पढ़ लिया तो उसमें जितनी चीजें हैं अखबार में वो पूरे दिन दिमाग में घूमेगी। उसके अंदर बाद में आएगा कि केजरीवाल ने कहा कि मोदी देते हैं, अमित शाह ने कहा कि नहीं केजरीवाल दानव है। क्या आपको लगता है कभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि अमित शाह ने केजरीवाल को क्या कहा था, दैत्य, दानव, राक्षस और असुर? ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कभी भी सवाल। पर वो दिमाग में पूरे दिन घूमे। इसलिए सुबह सुबह दिमाग खाली रखा जाए, 1 घंटे तक तो अपने साथ वाले से बातचीत नहीं, केवल और केवल पढ़ाई की जाए, इसके अलावा और कुछ। एक काम और किया जाए, रात को सोते टाइम ये भगवान बुद्ध वाला अपने को न तो गुरुत्वाकर्षण बांधने, ना अपने को पिछले जन्म में जाना है। आप तो इतना कर लिया करें कि आप 10 बजे सो रहे हैं, हो सके तो सोने से 1 घंटे पहले तो मोबाइल छोड़ ही दिया जाए। 1 घंटे पे भाई, 10 बजे सोना तो 9 बजे बाद मोबाइल के हाथ नहीं लगाऊंगा, 9 बजे सोना तो 8 बजे बाद मोबाइल। वो जो 1 घंटा अपने को हाथों हाथ पड़ते ही नींद आती नहीं, ज्यादातर के साथ समस्या है, करवटें बदलते रहे, सारी रात हम टाइप वाली फील लेते ही। तो आप 10 बजे सोते हैं तो अपने को 11 बजे नींद आती है, 10:30 नींद आती है, 11:45 नींद आती है। उस आधे पौने घंटे का जो टाइम है, 2 सब्जेक्ट अभी पढ़ा था उसका, पढ़ाई वो कतई नहीं है जो किताब खोल के की, पढ़ाई वो है जो किताब बंद करने के बाद होती। किताबें खोल के तो हर कोई पढ़ ही रहा है। सर इंग्लिश पढ़ाते तब कहते, मैं जब वहां गया तो हमारे स्प्रिंग बोर्ड के ओनर है दिलीप सर, वो हमेशा हिस्ट्री पढ़ाते हुए कहते कि यदि नोट्स बंद करने के बाद, किताब बंद करने के बाद आपके दिमाग में वो मैटर चल रहा है, तब तो आप पढ़ाई कर रहे हो। और यदि नोट्स बंद करने के बाद वो मैटर आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो नहीं। इंग्लिश के लिए सर हमेशा कहते कि भाई सोते जागते उठते बैठते प्रोसेस में इंग्लिश आ जानी चाहिए, तो फिर थोड़े दिनों के अंदर आपके विचार इंग्लिश में आने लग जाएंगे। विचार जिस भाषा के अंदर आते हैं वो भाषा आपको इजी लगेगी। अभी भी अपने को विचार कौन सी भाषा में थे? मारवाड़ी में, इसलिए बहुत इजी है। अपने को मारवाड़ी बोलते समय अजीब थोड़ी लगता है, जबकि हिंदी भी बोलते समय अपना हिचकिचाते हैं। को 4 ढंग के हिंदी बोलने वाले तो अपने लगता है अपने ना बोलना पड़े तो ठीक है,
क्योंकि अपने से कुछ ना कुछ इधर उधर वाला निकले बिना रहेगा नहीं, अपने से आधे से बोले जाएंगे नहीं। है, मैं अभी तक सोचता हूँ कोई ढंग का हिंदी बोलने वाला हो तो मैं यूं बोलने से पहले मैं क्लास में भी कोशिश करता हूँ कि जहां जहां आधे से आते हैं वहां वहां ध्यान से बोलो, आधे अक्षर जहां भी आते हैं। क्योंकि मैं बीकानेर का हूं, मैं बोलूंगा विकल्प, संकल्प, आत्महत्या, पर्यापत, आत्मघाती, क्योंकि होता है आत्मघाती, आत्महत्या, विकल्प, संकल्प। मैं गंगानगर साइड में पढ़ा इसलिए मैं आज ही बोलता हूँ स्प्लेंडर, स्कॉर्पियो, सकूल, क्योंकि ये भाषा के अंदर है, क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस नहीं है। मेरा थॉट प्रोसेस अभी भी मारवाड़ी के अंदर है। तो आपका एनवायरमेंट जो है वो जिस प्रकार का होगा, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चीज तभी समझ में आ पाएगी, वरना वो सब्जेक्ट या कोई चीज समझ। अक्सर लोग और कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया तो हमारी हिस्ट्री समझ में आ गई थी। ऐसा नहीं है, यहाँ का कोई भी सब्जेक्ट तब समझ में आ जाएगा जब आप उसको अपने हिसाब से नरेट करना शुरू कर। मैंने शायद हिस्ट्री को मेरे वे में ले जाके नरेट करना शुरू कर, बच्चों को डायरेक्टली वो हिट कर गया, इसलिए उनको इतनी चीजें समझ में आने लगी। सबको नहीं आती, खूब सारे लोगों को अभी मेरे से पढ़ने के बाद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आने लग गई, क्योंकि मेरा और उनके नरेट करने का जो तरीका था वो एक जैसा। आप छोटी क्लासों को याद कीजिए, आपको वे तमाम सब्जेक्ट अच्छे लगे हैं जिनके सर अच्छे लगे, जिन सर की शक्लें अच्छी लगी, जिन सर का व्यवहार अच्छा लगा, वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगा, भले वो सब्जेक्ट कितना ही खराब था। और जिन सर की शक्लें अच्छी नहीं लगी या जिनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, जो अपने को खोड़ने लगे, वो सब्जेक्ट भी नहीं आया, भले ही उन सर ने कितना ही अच्छा पढ़ा दिया। सर बुरा नहीं मानेंगे, गणित और अंग्रेजी वाले मास्टर कभी अच्छे नहीं लगे। उल्टा अपने ये सोचते थे ये बीमार क्यों नहीं होते। मैंने अक्सर देखा कि सामाजिक वाले सर, हिंदी वाले सर बीमार होकर 2 दिन की छुट्टियां भी ले लेते, उनकी रिश्तेदारी में शादियां भी होती थी। इन दोनों टीचर की रिश्तेदारी में भी शादियां नहीं होती, ये बीमार भी नहीं होते, ये डेली आ जाते हैं। अपने को कभी उतना है। और इनमें भी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं, उनमें किसी एक क्लास में इंग्लिश के सर अच्छे आगे, मैथ्स के सर अच्छे आगे, वो क्लासें बहुत, वो सब्जेक्ट भी बहुत। इसका मतलब था कि हमारी और उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई थी। अब वो लेवल है नहीं, अब आप एक दूसरे लेवल पर आ जाते हैं, दूसरे लेवल पर आ जाते हैं, तो अब आप अपने हिसाब को उस फ्रिक्वेंसी लेके जाइए, अपने हिसाब से चीजों को रेट करना सीख। जब आप ये करने लग जाएंगे तब सारे सब्जेक्ट भी याद होंगे, सब करने लग जाएंगे। कंपटीशन बेहद टफ वाला कंपटीशन, हर तरफ देखोगे तो चारों तरफ यूं आपको मिलेगा। इसमें तभी सफलता है जब निरंतरता है। खूब सारे बच्चों को देखते हैं 5 दिन तक पढ़े, बहुत भयंकर ढंग से पढ़े, 5 दिन बाद में खुद नहीं कहा अब 2 दिन का रेस्ट करूं, अपने को चाहिए फुल इज्जत, अब क्यों 5 दिन पढ़ लिया, मिर्जापुर अपना है पूरा का पूरा। हाँ, अब मैं कहता हूं भले रेगुलर 3 घंटे पढ़ लिया, पर 7 के 7 दिन। हमारे एक वहां 2013 में टॉपर रहे, देवयानी में टॉपर थे, वो 2013 में उनकी तीसरी रैंक थी। एक दिन वो किसी क्लास के अंदर मोटिवेट करने के लिए गए, तो एक बच्चे ने पूछा कि मैम कभी कभी आप डिप्रेस नहीं होते थे, आपको नहीं लगता कि पढ़ाई नहीं हो रही है, छोड़ दूं? कहा हाँ होती थी, बार ऐसा लगता था। तो मैम आप क्या करते थे? बच्चों को लगा मेरी प्रॉब्लम और मैम की प्रॉब्लम सेम है। तो मैम आप क्या करते थे? मैम ने कहा वही, मैं घंटे भर तक किताबें बंद कर दिया करती थी, बाद में उठा लेती। उसने अच्छा घंटे भर ही करते थे क्या? भाई तो 10 दिन तक फील ले लेते हैं पूरा इस बात का। तो और लगता है कि यार जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी एक अलग लेवल की पॉजिटिवनेस होती है, वो लोग एक अलग लेवल पे जाके सोचते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखा जाए और एक ये तो हमेशा ही रखिए, नेगेटिव चीजों से जितने दूर रह सकते हैं उतने दूर। थोड़ा पंथी जितनी छोड़ेंगे उतनी चीजें याद होगी। जितना हर चीज में आप जितने सेलेक्ट लोग हैं उनकी को भी देखना, वो बुरी से बुरी चीज पॉजिटिव। हमारे एक सीनियर 2008 में 8वीं रैंक आई थी, महेंद्र प्रताप सिंह। मैं उनका कई बार एग्जांपल देता रहता हूँ। उन भैया से, सीनियर थे तो हम भैया ही कहते, उन भैया से हम कभी पूछते, यू नॉर्मल भी पूछते कि भैया कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कहाँ पे खाना खा ले, तो वो किसी रेस्टोरेंट का नाम बता, अरे वो वाला, अरे जोरदार है भैया वहां पे सके, अरे कि तुम वहां की दाल खा के देखना, मजा आ जाएगा, क्या दाल मिलती। आप वहां गए, आपको लगा यार इतनी अच्छी भी, इतनी भैया तारीफ कर रहे थे, फिर भैया को इसमें क्या लगा, वापस पूछा भैया इतनी अच्छी इतनी, भैया ने कहा अरे कैसे नहीं थी, उसमें ये था ये था ये था। मुझे और लगता है कि यार ये लोग हर चीज में पॉजिटिव ही देखते हैं, अपने खोड़ ले। इसलिए अपने को इसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लगी थी, अपने लगा मिर्चें तो कम है इसके अंदर, अपने को नहीं आया था। बाकी पॉजिटिव आदमी तो हर जगह पॉजिटिव देखता ही है, और वो लोग जिंदगी में सफल भी होते हैं। वो आपको नेगेटिव लोग, इस प्रकार के खोड़लापंथी करने वाले लोग इतने सफल कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। तो चीजों को, आसपास का एनवायरनमेंट को बहुत शुद्ध रखा जाए। मैं आज पिछली कोचिंग में बता रहा था, मैं पुनः आपको बताऊं,
कोशिश कीजिए कि दिन के 3 घंटे 2 घंटे ये ऐसे होंगे जब हम कुछ ही नहीं बोलेंगे, केवल पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं, किसी मौन व्रत करेंगे। इससे अच्छा और कुछ ही नहीं। हमसे होना ही बंद हो गया। हम पढ़ते भी हैं तो आधे घंटे सीधे पढ़ रहे हैं, आधे घंटे बाद टांगे ऊपर अपने ऐसे, है ना। उसके बाद एक पसवाड़ा लेके इधर बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, कोई फिर अपने लेवल पे जाके बात करेगा कि वो एक्चुअली मैं जब तक खड़े खड़े पढ़ाई नहीं करता हूँ ना, एक्चुअली तब तक मेरे से पढ़ाई नहीं होती, एक्चुअली मेरा प्रोसेस तब। अरे यार बैठने से होती है पढ़ाई, कि तूने अपने दिमाग के अंदर ही बिठा लिया इस प्रकार की चीजें कि ऐसा करने से कुछ होगा, कि हमसे 2 घंटे तक एक जगह बैठा भी नहीं रह पा रहा है। आप वो बैठ जाएंगे 2-3 घंटे तक कर लेंगे। हमारे सर वहां हम एक एग्जाम्पल देते हैं। सर के कोई एक दोस्त, और ऐसे कहते हैं कि भाई 4 दिन तक मेरा मौन व्रत है, तो रूम के बाहर पर्ची लगा कि 4 दिन तक मैं किसी से बातचीत। आसपास के दोस्तों को पता होती कि 4 दिन अगले का मौन व्रत है, तो अपने क्यों बोले जाके। अपने जैसा कोई एक आधा होता है, उसको लगता है कि यार मौन व्रत है तो है, आधे घंटे के मनोरंजन क्या लगता है, पूरे दिन थोड़ी पड़ता है कोई। आप गए, आपने रूम नॉक किया तो बंदे ने रूम खोला, रूम खोलते कहा कि मेरा मौन व्रत है। आपने कहा हाँ यार, पर किसको पता चल रहा है, और कोई थोड़ी, अकेले तो आधे घंटे गप्पे मारते हैं, चला जाऊंगा चाय पीते हैं, तो रूम बंद कर दिया बस बग। आप होते तो आप शायद ये भी कर सकते थे कि नहीं यार, दोस्त चला के आया था, थोड़ा टाइम तो इसको देना ही चाहिए। आप ये भी कह सकते थे कि एक दोस्त आ गया, इसको तो बात कर ही लूं, मैं बातचीत नहीं। उन्होंने नहीं। उनकी आरएस में 5th रैंक थी, आईएएस में 5 रैंक। भारत के सबसे ईमानदार जिला कलेक्टर में एक ईमानदार आईएएस में बलभद्र सिंह। आप जब ईमानदार होते हो अपनी पढ़ाई के प्रति, सब चीजों के रिजल्ट। हमने ये मौन व्रत और ये सब रखना ही बंद। हालांकि जब मैं लोगों को कहता हूँ कि मौन व्रत रखना चाहिए, तब लोग मेरे को बड़ी टेंटेड नजरों से देखते हैं, तू सुबह से शाम तक मुंह फाड़ता रहता है। तो अपने तो भाई रोजी रोटी इसी से चल रही है, वरना करेंगे क्या। पर आपकी तो स्टूडेंट लाइफ है, आप तो कम से कम चुप रह सकते हैं। वैसे भी भगवान ने कान दिए 2, मुंह दिया 1, मतलब बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जबकि हम बोलना ज्यादा चाहते हैं, सुनना तो हम बाप की नहीं चाहते किसी। ऐसा कोई हमें क्या सुना देगा, हम सुना दें किसी को 4 डायलॉग। और जब आप सुनेंगे, खूब सारी चीजें आने लग जाएगी, उस दिन दुनिया आपकी सुन, फिर आपको सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आप कुछ भी बोलेंगे, लोग उसको रियलाइज करेंगे, लोग उसको करेंगे, लोग आपको सुनना पसंद। तरन बैठे हुए हैं, आपको हमेशा मोटिवेशन देते रहते हैं। मेरे पास और कोई वैसे बातें ज्यादा है नहीं, और होता भी नहीं है। भगवान बुद्ध जब मरने वाले थे, तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि भगवान बुद्ध जब आप चले जाओगे तो हमें कोचिंग में पढ़ाएगा कौन, आगे बातें बताएगा कौन, ये नोट्स याद करवाएगा कौन। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे आनंद, आप दीपो, अपना प्रकाश खुद। जब तक अंदर से प्रकाश नहीं आएगा, सर वाली बात, जब तक ये में नहीं उपजेगी, तब तक चीजों का नहीं। फिर भी आप यदि करना चाहते हैं, शायद आपके किसी बात हो, सोच सकते हैं। मुझे 2-4 बातें आती, आप कहोगे सर हम इंटेलिजेंट है, आपने इतना क्या माना कि हम पूछेंगे और आप बताओगे। हाँ हाँ, मैं समझ गया था। इनका कहना है कि भाई, ये तो कोई फ्रेशर तैयारी करता है, और फ्रेशर तैयारी करता है तब उसको लगता है यार मैंने तो अभी तैयारी शुरू की। एक उसके अंदर एक भैया है जो बर्फानी बाबा हो चुके हैं, है ना, 4-5 साल से उसी के अंदर लगे हुए हैं, तो उसको लगता है यार इस भूमिये के सामने तो अपनी पार कैसे ही पड़ेगी, है ना। कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर चीज है। मैं एक फर्स्ट ग्रेड, हम वहां कभी RSIS को पढ़ाते हैं, कभी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड इनको नहीं पढ़ाते, मास्टरों को नहीं पढ़ाते। हमें लगता है यार मास्टर खोड़ले होते हैं, हर बात में छोटा छोटा निकाल के लाएंगे। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तो और खोड़ली पंथी करते हैं बाद में, गहरा गड्ढा कहाँ पे है, ऊंचा पहाड़ कौन सा है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर कम है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर ज्यादा है। RSIS वाले बच्चे इतना लोड लेते ही नहीं कि है तो है, सर ने कह दिया तो कह दिया। एक बार को फर्स्ट ग्रेड का बैच बना लिया, बैच बना लिया तो दिलीप सर ने थोड़े दिन पढ़ाया, सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, फिर मुझे कहा तू चला। मैं नहीं जाऊंगा उधर, वो सारे नेट JRF किए हुए, MA किए हुए बैठे हुए लोग हैं, ज्यादातर कोई सेकंड के थर्ड के टीचर है, और मैं उनको क्या हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मुझे इतनी हिस्ट्री थोड़ी आती है। करने का राजवीर, ये पूरा आत्मविश्वास का खेल है। जब तू वहां पे जाके खड़ा हो, तब ये सोचना कि मेरे से ज्यादा इतिहास किसी को नहीं आता, मैं अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद दूसरा कोई पैगंबर नहीं आएगा।
तो जब भी ये ख्याल आए तब ये सोचना कि भैया को इतना ज्यादा ही आता तो पहले ही सिलेक्शन हो ही जाता। भैया अभी भी बैठे हुए ना, इसका मतलब भैया के रोड़म पट्टी है कुछ ना कुछ। तो भैया अभी 2-3 साल वेट और करेंगे, इतने में तेरा हो जाएगा सिलेक्शन। तो लोड नहीं लेना इन चीजों का आपने। और कोई? हाँ। मैं तो खुद ही सफल हुआ नहीं, तो ये तो कैसे बता सफलता कैसे मिलती है? यदि कोई फड़ बाजार में ऐसी कोई पुड़िया मिलती होती। हाँ, मैं ला देता आपको। आप ईमानदारी बरत सकते हैं अपने साथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप ईमानदार रहिए, जो चीज आप कर रहे हैं उसके साथ ईमानदार बने रहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ते समय पढ़ने का मजा लिया जाए। जो मजा सफर में है वो मंजिल में नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तब इन चीजों को छोड़ना बंद कीजिए कि लगेंगे कि नहीं लगेंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फेल हो गए तो। सर एक एक मैं सर का एग्जांपल और याद आता है, हम अक्सर क्लास में भी सर हमेशा क्लास में कहा करते थे कि हम कोई कहते थे कि सर अंग्रेजी नहीं आई तो वाला डर रहता है, मैं बोलना नहीं सीखा तो सर कहते कि तू पैदल आता है घर से, हाँ तो हेलमेट लगा के क्यों नहीं आता, एक्सीडेंट हो जाए तो। ऐसे तो कैसे हो जाए, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि पैदल में तो नहीं होने दूंगा बस। तो ये वाला ईमानदार तेरे ईमानदारी है, तुझे लगता है मैं रोड के साइड साइड चलूंगा, एकदम सही चलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट ही नहीं होगा। फिर भी जो हो जाएगा वो बाद में देखा जाएगा। पर इस डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दूं, या इस डर से हेलमेट लगा लगा के जाऊं, ये तो बहुत गलत सी बात हो जाएगी ना। तो अपने तो पढ़ा जाए, और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे सुकून भरा काम पढ़ना है। मैं आज भी जब मेरे पिछले कुछ साल याद करता हूं, मैं यदि मेरे फील्ड को देखा जाए, सफलता के पैमाने यदि ये होते हो कि आप अच्छे पैसे कमा लो, आप लोकप्रिय हो जाओ, तो मैं सफल हूं, पढ़ाने वाले फील्ड के अंदर सफल हूं। लेकिन मुझे यदि पीछे मुड़ के देखना पड़े तो मुझे लगता है मेरे सबसे अच्छे टाइम वो थे जब मैं खुद पढ़ रहा था। उन दिनों में मैं खूब सारी चीजें गेन कर रहा था, मैं नहीं हुआ फाइनल सेलेक्ट, जो जो सिलेक्शन मुझे चाहिए था वहां मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन उस पढ़ाई के दौरान मैं ईमानदार था कि वो आज काम आ रही है। माँ सरस्वती अपना ऋण कभी भी नहीं रखती, तो किसी ना किसी वे के अंदर आपके पास। सर हमारे साथ 2010 में वहां हमारे साथ कोचिंग करने के लिए बंदे आए, ऑलरेडी ग्राम सेवक लगे हुए सर। साथ वालों ने किसी ने कहा इंटेलिजेंट तो मैथ सब्जेक्ट रहा है तुम्हारा, तुम आरएस की तैयारी क्यों नहीं करते? उन्होंने आरएस का प्री पास किया 2012 में, मेंस में फेल हो गए, मतलब इंटरव्यू कॉल। उस साल थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया उन्होंने, मास्टर का उसमें पास हो गए। कारण ये कि ग्राम सेवक में माथापच्ची ज्यादा होती है, मास्टर वाले में पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, ग्राम सेवक में पढ़ने का टाइम, तो सर ग्राम सेवक छोड़ के थर्ड ग्रेड आ गए। 2012 में पुनः आरएस दिया, पुनः प्री पास हुए, मेंस में फिर फेल हुए, सेकंड ग्रेड सेलेक्ट, आरएस में रह गए। बनना आरएस है, उधर तो बनना ही नहीं है, वो तो दे रहे हैं साथ साथ में हो रहा है। 2013 में पुनः आरएस दिया, इस बार मेंस भी पास किया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस इधर फेल हो गए, उधर फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन। 2016 में वापस आरएस दिया, वापस आरएस में सिलेक्शन हुआ, इस बार आरएस में सिलेक्शन हुआ, पर साथ साथ में उधर कॉलेज लेक्चरर में और सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कॉलेज लेक्चरर छोड़ के बाद में डिप्टी ज्वाइन किया, 56 रैंक है, जेडू सिंह करनौत आजकल आबू में डिप्टी लगे हुए। तो मैंने देखा कि पढ़ाई के दौरान उनका आरएस में नहीं हो रहा था, पर बाकी वाले सारे कंपटीशन पास कर रहे, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार। मुझे अब भी याद आता है कि बीबीसी सर भी खूब कहा करते थे, मैं वहां कोचिंग में भी खूब बताया गया कि यार बीबीसी के समाचार सुना करो, उससे आपकी टंग ठीक होती है, बोलने की शैली सुधरती है आपकी। तो बीबीसी के दो कार्यक्रम आते हैं, एक सुबह सुबह आता है नमस्कार भारत, एक शाम को आता है दिन भर। तो उनको बीबीसी के समाचार याद होते 1 घंटे के, और वो डेली शाम को आके हमें कहते कि आज बीबीसी था, आज बीबीसी था, आज बीबीसी। सर अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले अबू साइड से लड़कियां गुजरात में बिकने के लिए जाती है, तो पूरा गिरोह काम करता, उस गिरोह को पकड़ा था, तो उनको सम्मानित किया, तो उनको बीबीसी वालों ने फोन किया कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो वो भाव विभोर थे कि मैं जिस बीबीसी को सुनता था वो बीबीसी मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है। ये इसलिए संभव है कि उनके काम में ईमानदारी थी। इसलिए आप तो सुबह उठ के ये सोच लिया कीजिए कि आज जिनमें जो कुछ करना है, आपका काम पढ़ाई करना है, तो आप उसके प्रति ईमानदार रहिए। कई बार लोग कहते रहते हैं कि पढ़ाई डिस्टर्ब क्यों हुई, किसी दोस्त का काम करवाने के लिए चले गए, कोई काम आ गया, तो अपने लगता है उसका काम था, वो काम करवाने चला गया इसलिए। आप काम छोड़ दीजिए, कुछ साल काम मत करिए। ये लोगों के 2-3 साल यदि लोगों काम नहीं करेंगे, लोगों को तात्कालिक रूप से बुरा लग सकता है, और लोगों को लग सकता है तू कलेक्टर है क्या, जो हमने बुलाया था नहीं है। लोग 2 साल बाद में समझ जाएंगे, जब आप सेलेक्ट होंगे, नाराजगी तमाम दूर।
मेरे एक दोस्त 2010 में हमने प्री पास किया साथ साथ में, तो उन्होंने अपनी सिम चेंज कर ली। मेरे सबको किस्सा कभी आपने यूट्यूब सुना होगा। उन्होंने सिम चेंज की और सिम चेंज करके अपने पापा को फोन किया और पापा को फोन करके कहा कि पापा वो मैंने पुरानी सिम बदल दी है, नई सिम ले ली है, क्योंकि पुरानी सिम पे इधर उधर दोस्तों के फोन वोन ज्यादा आने लग गए थे तो पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। नई सिम ले ली और ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। पापा ने कहा ये रिपीट करना लास्ट वाला लाइन, कि आपको कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। पापा ने कहा कि इस दुनिया में सारे लोग मर जाएंगे, तू अकेला रहेगा ना तो भी तेरे से काम नहीं पड़ेगा इस जिंदगी में। पापा रिटायर्ड फौजी, उन्होंने कहा मैंने 50 साल की जिंदगी धूड़ खाई है, जो तेरे से काम पड़ेगा जाके, काम तेरे को पड़ेगा 1 तारीख को पैसे लेने के लिए, तू किसी नंबर से फोन कर देना मैं कर लूंगा। इसलिए तू गलत फहमियां दूर रखा करके हमें तेरे से कोई काम पड़ेगा, पढ़ाई भी ध्यान दे। तो मैं कई बच्चों को जब कहता हूँ फोन बंद कर दो तो बच्चे कहते सर घर वालों को काम हो गया। तो अच्छा, अपने इतने बड़े हैं कि घर वालों को अपने से काम होगा, मतलब पापा ने अपनी जिंदगी में इतने मिनख नहीं कमाए कि उनके खुद के काम हो जाए। तो आप यदि बंद भी कर देंगे, आप यदि ईमानदार रहेंगे, पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप ही हो जाएगी। कई लोगों को वैसे लगता है यूं कि क्या पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है आजकल ये सवाल तो खत्म ही हो गया, मैं तो इसका जवाब ही नहीं देता हूं आजकल, कि अब इतने साधन आ गए। पहले किसी टाइम में हुआ करता था कि अपने पास साधन ही नहीं थे तो क्या पढ़े पूछना पड़ता, सर के पास जाते और किसी सर के पास जाते, सर क्या पढ़े, सर कहते ये पढ़ ले। अब आप सबको पता ही है क्या पढ़ना चाहिए, इतना कर लीजिए तो पढ़ते हैं तो बहुत ढंग से। आज मैं सुबह एक वो लॉ की कोचिंग थी जिसमें हम बोल रहे थे, वहां रामपुरिया कॉलेज के प्रिंसिपल सर आए हुए थे। उन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। सर कह रहे थे कि यार कई बार बच्चा मेरे पास आता है, मेरे को कहता है कि सर ये मैं संविधान कौन सी किताब से पढ़, मैं उसको कह देता हूँ कि यार नोट्स पढ़ ले, या ये फलानी किताब आती है लक्ष्मीकांत की बुक। फिर वो किसी दूसरे सर के पास जाके पूछता है कि सर संविधान कौन सी किताब, सर कहते हैं सुभाष कश्यप पढ़। वो किसी तीसरे सर के पास जाता है, उनको सर किताब कौन सी, सर कहते हैं डीडी। पढ़ता है एक भी नहीं। मैं कहता हूँ खाली नोट्स पढ़ लीजिए या कोई एक किताब पढ़ लीजिए, बेड़ा पार। मुझे एक सिंगल आदमी ला के दिखा दीजिए जो ये कह दे कि उसको सारे नोट्स याद हो गए। कैसे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको सारे नोट्स याद हो जाते हैं क्या? लोगों को 70% भी याद हो जाते हैं। हमारे वहाँ उपेंद्र शर्मा 2016 में 5वीं रैंक थी, मेट्रो में इंजीनियर थे। 7 बजे की क्लास होती, नाइट शिफ्ट होती, उनकी नाइट शिफ्ट लेते ताकि रात को बैठ के पढ़ लें, रात को इतना काम नहीं होता मेट्रो में, तो सुबह सुबह उठ के चले जाए। मेट्रो में जो सीनियर आए हुए थे वो थोड़े खड़ूस थे, तो कहा सर 6:45 छुट्टी दे दो, 7 बजे तक कोचिंग पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, करके जाओ। तो 7 बजे यदि वहां से छूटेंगे तो 7:30 पहुंचे, भाई 7:30 पहुंचते वो, तो 7:30 पहुंचते तो डेली वो 15-20 मिनट क्लास चली जाती है उनकी। जब उनका सिलेक्शन हो गया तो एक दिन हम बैठे थे तो कहा कि सर वो अच्छी राइटिंग में लिखे हुए नोट्स दिला दो किसी बच्चे के। क्यों? तो सर अब मेरा सिलेक्शन हो गया तो जितने भी रिश्तेदार वगैरह है वो कहते हैं कि आपके नोट्स दो, हमारा बच्चा आपके नोट्स पढ़ेगा तो इसका भी सिलेक्शन। तो मैंने कहा दे दो आपके नोट्स, आपने भी नोट्स बनाए थे। तो उन्होंने कहा सर एक्चुअली मैं तो आधे घंटे लेट आता था ना, फिर तो आधे घंटे वाला आधी क्लासों में लिखा हुआ आदमी लिखा हुआ ही नहीं, तो आपने क्या पढ़ा, जितना लिखा गया उतना पढ़ लिया, उससे हो गया सिलेक्शन। का मतलब आधे घंटे का ना भी लिखा जाए वो भी याद हो जाए तो भी सिलेक्शन। यहाँ अपने मर रहे हैं इस बात के लिए नोट्स 5-7 ढंग के इकट्ठे कर लिए जाए और 5-7 ऐसी किताबें लाई जाए जिनके कवर बहुत चिलकने चिलकने होते हैं, ताकि कोई आए तो उसको बताने में से लगे। और आप एक नोट्स का 10 बार रिवीजन कर सकते हैं, 10 किताबों को एक एक बार ही पढ़ सकते हैं। जो पढ़े उसको बहुत अच्छे से पढ़ ले, एक बार के अंदर हो गई होगी बातें, सर बताएंगे ज्यादा बातें। जैसे अच्छा देख, सुनो देखो, ये कह रहे हैं कि सर हिस्ट्री में पढ़ तो लेता हूँ पर थोड़े दिन बाद में ऐसे लगता है कि फलाने राजा की ये रानी थी, फिर दूसरे की दूसरी रानी आ जाती है। इतिहास का मतलब राजाओं की जय पराजय या उनके आपसी संपर्कों का लेखा जोखा। हमने हिस्ट्री को इस लिहाज से बहुत अजीब बना दिया कि हमें लगता है इतिहास का मतलब एक राजा की कितनी रानियां थी, उन रानियों से कितने कितने टाबर हुए, और हम राजा रानियों के नाम याद करते रहते हैं। मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि इतिहास में पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखिए, उनमें युद्धों के क्वेश्चन 10 भी नहीं है। हिस्ट्री लगातार अपने आप को पॉलिटिकल से कल्चरल की तरफ मूव करती जा रही है। प्लीज राजा रानियों के बच्चे के नाम और युद्ध बंद कर दीजिए पढ़ना। जब शुरू सर मैं वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ाने के लिए गया, मैं तैयारी कर रहा था, यूं क्लास में सर ने भेज दिया कि तू पढ़ा ले।
मैंने जाके पढ़ाया पहली क्लास के अंदर कि लिखो भूताला का युद्ध, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच। तो बच्चों ने पूछा मेरे से कि सर भूताला कहाँ है और भूताला का युद्ध कब हुआ था, ये दोनों सवाल मुझे नहीं आ रहे। नहीं तो मुझे ये पता था कि भूताला कहाँ है, नहीं मुझे ये पता था भूताला का युद्ध कब हुआ था। मैंने उस बच्चे से पूछा कहाँ है, तो कोई दूसरे थर्ड ग्रेड मार्ट साहब बैठते, उन्होंने कहा सर नागदा के पास में। नागदा के पास में मतलब उदयपुर में। मैं लिख लो भाई भूताला उदयपुर में। सर युद्ध कब हुआ था, यार नहीं पता मेरे को कब हुआ था। एक कोई बच्चा खड़ा, उसने कहा सर 1222 से 1234 के कभी हुआ था। कभी हुआ था मतलब सर गोपीनाथ शर्मा ऐसा लिखते हैं कि एग्जैक्ट सन तो पता नहीं है, पर 1222 से 1234 के आसपास में कभी हुआ था इसके बीच। जब इतिहासकार ही नहीं पता पर पाए कब हुआ था, तो अपने क्यों करना है। तो बच्चों का टाबर टाबर होता है उनका, नहीं सर फिर भी आप बताओ, एक तो बताओ क्या होता है। मगर 1234 लिखे, क्यों 1234 ही क्यों लिखे, मगर याद करने में सिंपल रहेगा 1 2 3 4। बाकी ये मैं यकीन से जानता हूं ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि भूताला का युद्ध कब था। सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि इस युद्ध में दिल्ली का कौन सा सुल्तान हारा था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कि जयसिंह सूरी की हमीर मद मर्दन में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है कि हमीर मद मर्दन में हमीर कौन है, जब जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध तो जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में, तो हमीर कौन है इसी में, तो तब पता चलता है कि इसमें हमीर इल्तुतमिश है। तो फिर और समझ में नहीं आता कि इल्तुतमिश हमीर कैसे हो सकता है, इल्तुतमिश तो इल्तुतमिश है। आप और पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि यार ये फारसी का अमीर शब्द है। अपने आज भी किसी पैसे वाले को या कोई आदमी रेपुटेड होता पड़ेगा तो ये अमीर आदमी है। इसलिए मुसलमानों में जो एलिट क्लास हुआ करती इसको अमीर कहते हैं। इसलिए बुक लिखने वाला ये लिख रहा है कि दिल्ली के अमीर को हराकर भगा दिया था, अमीर अपनी मारवाड़ी में आता था, अमीर हो गए। सवाल ये इंपॉर्टेंट, आप अपनी पूरी एनर्जी इस बात पर खर्च कर देते हैं कि 1224 है, 1225 है या राजसमंद है, उदयपुर है। मुझे सिंगल क्वेश्चन दिखाए जो इस प्रकार का था। पहली बात तो ऐसा सवाल आता ही नहीं है, और यदि आता है और आपको नहीं भी आता है, आपकी मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल आया क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तमाम लोग करके हैं नरेंद्र मोदी। आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ा गलत पढ़ गए, आपको जल्दबाजी में लगा, इसने पूछा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और आप करके आगे जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल आपको बहुत नेगेटिव लेके जाएगा, क्योंकि सारे लोगों का सही था, आपका गलत हो। एक सवाल दूसरा आया, युगांडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए। किसी को नहीं आता, आपको भी नहीं, कोई फर्क नहीं। यदि आपको आता भी है तो भी मेरिट में कोई फर्क नहीं। क्या हो जाएगा यदि एक सवाल आपको। मुझे याद है एक बार ये आपका छोटा बड़ा एग्जाम लेने वाली है कौन सी RSMMB टाइप का जो होता है, उसने कोई एक एग्जाम पूछा कि जयपुर में इस साल कितनी स्ट्रीट लाइट लगाई गई। कौन याद करके स्ट्रीट लाइट, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे के पहले पेज पे लिखा हुआ था पर याद नहीं है। अब बच्चा क्या करता, अगली बार याद करके जाता, जयपुर में कितनी स्ट्रीट लाइट लगी, बीकानेर में कितनी स्ट्रीट लाइट लगी, और जोधपुर में। अगली बार उसका क्वेश्चन था इस बार पाली से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें बिछा दी गई थी। अब मुझे अब भी पता है 2000, मैं 2010 का मेंस लिख के आया। 2010 में मेंस लिखने के बाद 2012 में जब मैं वापस लिखने गया तो मेरी तैयारी अच्छी हो गई, ठीक था, कॉन्फिडेंस ज्यादा था उस साल। तो तब 2 पेपर लगते, एक पेपर होता हिस्ट्री का, एक पेपर होता जीके। तो हमें हमेशा ये लगता है कि यार हिस्ट्री में तो फाड़ के आएंगे, हिस्ट्री में सब कुछ करेंगे, जीके में जितना होगा ठीक है यार, जितने नंबर आ जाएंगे। 2010 में मेरे हिस्ट्री में क्वेश्चन सही हुए थे 47-48 100 में से, तो मुझे लगा इस बार 57 चले जाएंगे, खूब अपने को क्या करना। पर मैं जब पेपर दे रहा था मेरे क्वेश्चन 70 से ऊपर निकल गए। तो मुझे 2 डाउट आए मन में, या तो पेपर इतना सिंपल है कि सबको 70-70 आ रहे हैं। अब स्थिति बहुत विकट है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को हमेशा माता जी से अरदास करना चाहिए कि पेपर टफ आए। जिस दिन पेपर सिंपल आएगा ना, पढ़ने वाला मर जाएगा, क्यों उसमें गधे 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 सारे बराबर हो जाते हैं। तो मुझे लगा यार कितना सिंपल है, क्या पता मुझे 70 आ रहे हो, पड़ोसी को 75 आ रहे हो, उसको 80 आ रहे हो, तो मर जाएंगे। टफ के अंदर तो आइडिया बैठता है, इसमें तो आइडिया ही नहीं बैठता। या दूसरा ये हो सकता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है तो मुझे 70 आ रहे हैं, बाकी लोग 60-60 आ रहे हैं। तो जैसे एग्जाम खत्म हुआ, मैंने जो सबसे पड़ोस में एक भैया बैठे थे उनको पूछा क्या पेपर कैसा हुआ आप। तो भैया बाल बाल उड़े हुए सीनियर भैया काफी, जैसे तुम बता रहे थे भी उस टाइप के कोई भैया, तो मैंने उनको वैसे देख के पूछा इनको एक्सपीरियंस होगा, तो उन्होंने देख के कहा कितना टफ पेपर आया था इस बार। भैया की भाषा सुन के मुझे लगा कि भैया अपने तो नहीं है, बाहर के हैं, यूपी साइड के रहे होंगे। मैंने भैया टफ तो नहीं था, सिंपल ही था, मेरे तो इतने क्वेश्चन हो रहे थे। तो उन्होंने कहा काहे सिंपल था, कहे हैं राजस्थान में मवेशियों का संख्या कितना है। उस साल क्वेश्चन था राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए। पशुओं की संख्या, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे के पशुपालन वाली तीसरी लाइन है कि राजस्थान में इतने पशु हैं, पर कौन याद करके जाए। अब ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं किया, पर मुझे डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अपने बाकी वाले सारे सही हैं, ये नहीं भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उल्टा तुक्का भी मार देता, गलत भी हो जाता तो भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर भैया के क्वेश्चन हो ही कम रहे थे, इसलिए भैया को लग रहा था कि मवेशियों की संख्या तो आनी चाहिए। हालांकि मैं बड़ा राजी हुआ कि आरपीसी ने ऐसे ऐसे सवाल पूछने कि यूपी वालों को डर लगेगा,
वो यूपी के भैया थे। अगली बार इलाहाबाद के किसी सेंटर पे कोई फॉर्म भर रहा होगा तो भैया उसको कहेंगे कि राजस्थान का फॉर्म तो मत भरिए, उधर तो मवेशियों का संख्या पूछ लेते हैं। चीजों को आप कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैं एक सिंपल सी बात बता के चला जाऊंगा आपको, लास्ट बात है। आप तो एक काम कर लिया, कोई टॉपिक पढ़ो, उसको पुराने क्वेश्चन निकाल, केवल पुराने क्वेश्चन निकालिए कीजिए आप कि ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे को आगे कोई कई बार कहता है कि अरे सर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, मैं मन ही मन बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि नहीं आती, नहीं आती हिस्ट्री। इतिहास बहुत बड़ा विषय, किसी को कैसे आ सकता है, किसी आदमी को नहीं आ सकता, तो मुझे कैसे आ सकती है। तो सर नहीं आप अच्छा पढ़ाते हो। तो मैं सोचता हूँ मैं पढ़ाता क्या हूँ। जैसे मान लो किसी के बारे में पढ़ाना कि मुझे पढ़ाना है एकीकरण के बारे में, पढ़ाना राजस्थान का एकीकरण पढ़ाना, तो क्या पढ़ाऊं मैं जाके। या मुझे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पढ़ाना है, तो मुझे क्या पढ़ाना चाहिए जाके क्लास के अंदर। एक तो ये है कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे 4 किताबें पढ़ूं, 4 किताबें जाके बच्चों के सामने उड़ेल दूं, बच्चे भी राजी, बच्चों को लगा सर को क्या नॉलेज है, भयंकर भयंकर बातें बता दी, और जो एग्जाम में जिनका लेना देना नहीं हो पर बच्चों के सामने मेरा ज्ञान तो उड़ेल के आ जाऊं ना। अच्छा टीचर कतई वो नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं पिछले सालों के पेपर उठाता हूं और मैं देखता हूं कि एकीकरण से क्या क्या क्वेश्चन है, और मैंने देखे कि एकीकरण से 7 सवाल पूछे। एकीकरण में यह पूछा हुआ कि मत्स्य संघ कब बना था, एकीकरण में यह पूछा हुआ है कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था, एकीकरण में यह पूछा हुआ है कि वरत राजस्थान की तिथि क्या थी, एकीकरण में यह पूछा हुआ है कि कहां के राजा ने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, एकीकरण में यह पूछा है कि एकीकरण कंप्लीट हुआ था तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, या 2 क्वेश्चन और है। मेरा सबसे पहले रहता है कि ये 7 क्वेश्चन अपने आज के पढ़ाई में आ जाने चाहिए। 7 तो ये पक्के के पक्के लिखाने हैं अपने, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लिखवाऊंगा, बच्चा घर पे जाके पुराने पेपर मिलाएगा, पुराने पेपर मिलाएगा, उसको जब लगेगा कि जो आज सर ने पढ़ाया था वो सारे के सारे पुराने पेपर में उसको लगेगा सर पढ़ाते तो। बच्चा ये नहीं सोचता कि पुराने पेपर सर तेरे से पहले देखते हैं, तू बाद में देखता है, अंतर इतना ही है। सर थोड़े से होशियार हो गए इस मामले के अंदर। इसलिए जब आप पुराने पेपर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिंगल बार किसी रानी का नाम नहीं पूछा हुआ है, सिंगल बार किसी युद्ध का सन नहीं पूछा हुआ है, सिंगल बार कभी ये नहीं पूछा कि फलानी रानी के कौन कौन से बेटे, और यदि कभी पूछा है तो उससे मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये वो क्यों याद किया जाए, ये बहुत सिंपल वे में, सिंपल वे के क्लास में हो सकता है सर पढ़ा देंगे, मैं खुद कहता हूं मैं पढ़ाते समय कई ऐसी ऐसी बातें बता देता हूं जिसका सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं, पर बतानी पड़ती आपको समझाने के लिए। आपको लगता है ये चीज नहीं समझाऊंगा तब तक आगे वाली चीज बच्चों को नहीं समझ आएगी, तो समझानी पड़ती। कई सालों से लिखवाते हैं कि अल्लट की एक हूण रानी थी हरिया देवी, जिसने हर्षपुर नाम का गांव बसाया था, फलाने फलाने अभिलेख से जानकारी में। मुझे कई बार लगता है कि कौन पूछेगा यार हूण रानी हरिया देवी थी, और उसके माध्यम से मैं 4 बातें बताता हूँ, उसके माध्यम से मैं बातें बताता हूँ कि यार भारतीय संस्कृति का गुण देखो, एक कि हूण बाहर से आई हुई एक जाति थी, लेकिन फिर भी हमारे राजा महाराजाओं ने उनमें ब्याह शादियां करनी। ये इंडियन कल्चर का एक गुण है जिसको बोलते हैं आत्मसातीकरण, कि हम किसी संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। मैं उन बच्चों को और बताता हूँ कि हूण शिव जी के भक्त थे, इसलिए हर हर महादेव का नारा भारत में हूण लेके आए थे। मैं उनको तब और बताता हूँ कि जो जो शिव जी के भक्त हुए वो बौद्धों के दुश्मन हुए, उन्होंने बौद्धों के मंदिर तोड़े, ताकि आगे चलकर जब मैं उनको ये लिखवाऊं कि बैराठ में बौद्धों के 8 मंदिर थे जिनको मिहिर कुल तोड़ गया था, मैं वहां पुनः नहीं बोलता कि मिहिर कुल क्यों तोड़े, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि कौन था, इसलिए बौद्धों के मंदिर। आगे चलकर जब मैं उनको किसी क्लास में लिखवाऊंगा कि बाडोली का शिव मंदिर मिहिरकुल ने बनवाया था, बच्चा जानता है कि हूण शिव जी के भक्त थे, जब हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, तो बाडोली का मंदिर हूण बनवाएंगे तो कौन बनवाएंगे, कंप्लीट। हरिया देवी का क्वेश्चन कभी नहीं है, पर हूणों के क्वेश्चन आपको इसलिए हरिया देवी समझानी पड़ती है ताकि हूण, वरना फिर वहां समझाना चीजें। पुराने पेपर देखा कीजिए, उनमें जो पूछी वो याद कर ले, ताकि स्किप और चिल रह के पढ़ना। यूं दिमाग पे लोड ले लेके पढ़ते हो ना, बाल उड़ जाएंगे। साल में नहीं लेना ऐसे लोड, अपने आराम से पढ़ना, चीजों को सीखने में मजा लेना। आपको कभी नहीं लगता कि आप कभी इकोनॉमी जब पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ के घर जाते हैं और तब आपको लगता है कि यार मुझे आज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का अंतर समझ में आ गया, उस दिन अच्छा फील होता है। यदि आप कभी इकोनॉमी वाला जब चैप्टर उठाते हैं उसके अंदर पूछते हैं सेंसेक्स ऊपर चला गया नीचे चला गया, आपको समझ आ जाता है। वरना शुरुआत में अखबार में वो इकोनॉमी वाला पेज अपने साइड में हटाते हैं, ये अपने समझ में नहीं आएगा, पर इकोनॉमी जब पढ़ लेते हैं तब वो समझ में आने लग जाता है अपने आप। इंग्लिश पढ़ते थे सर के पास में, सर कोई बताते वो जी इंप्लीमेंट हो जाती, कहीं बात एक आधी बात भी इंप्लीमेंट हो जाती, तो लगता है यार ये बड़ा मजा अलग है कि जो पढ़ाया अपन को जो आता है वो इंप्लीमेंट हो रहा है अपने आप। बात की तो होड़ी नहीं होती। मुझे सर वो इडियम फ्रेजेज याद करवाया करते, सर एक इडियम फ्रेजेज याद करवा दे कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न्ड। मैं
जब अखबार पढ़ने लगा तो द हिंदू पढ़ते, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते, तो उसमें वो कई बार आता, और वो जैसे आता मैं खुश होता, मुझे दूसरे वाली भले आती नहीं थी। ये कोर कसर नहीं छोड़ना। ऊपर वाली लाइन नहीं समझ में आई, पर वो समझ में आई, इसका मतलब है कोर कसर नहीं छोड़ना है। भारत की विदेश नीति का लेख पढ़ रहा था, तो इसका मतलब विदेश मंत्री, ऊपर वाला नहीं समझ में आया, पर उस एक पंक्ति को देख लगा, विदेश मंत्री ये कह रहा है कि अमेरिका से रिश्ते सुधार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली लाइन अपने आप ही समझ में आ गई। आप पढ़े हुए को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। पूछ रहे थे कुछ, फटाफट। तुम पूछ तो ये पूछ रहा है कि सर कई बार पड़ोसी तंग करते रहते हैं, पड़ोसी घर वालों को कहते हैं कि क्यों फालतू में पढ़ रहा है, तो उनका क्या इलाज किया जाए। तेरे पूछ तो इंटेंसिटी थी ना, उससे लगता है कि मैं तेरे को बंदूक दूं, तू गोली मार दे उसको। तो आओ तो इलाज बताओ क्या करना है। साइड में ले खोपड़ा खोल दूं मैं उस आदमी का। नेगेटिव चीजें हर जगह है। मतलब बिजनेस कर लोगे तो क्या सारे जीने देंगे? तब कोई नहीं कहेगा आके, तब भी तो लोग ये कहेंगे ध्यान देना, दिल करना, कहते रहते हैं आसपास में। किसको नहीं कहते, ये सोचा जाए किसको नहीं कहते? सबको। परमानेंट इलाज वही है फिर जो मैंने बताया। सबको कह ही रहे हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ मुझे लगता है अपने ठीक ठाक ही पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक ठाक हो रहा है, फिर भी कोई आसपास वाला जिससे नहीं बनती, वो बाद में कुछ ना कुछ डायलॉग दे देता है। खड़े ही रहते हैं सारा दिन, मुंह फाड़ते हैं वहां पे। तो कुछ ना कुछ कोई बात करनी होती है। आप कोई आपको अचीवमेंट भी किया तो ही दूसरा उसमें कोई ना कोई निकाल देता है। आप नौकरी लग भी गए तो कोई कहता है पैसे दे के लगा। चार बातें ऐसे लगूंगा क्यों लो नेगेटिव चीज। ठीक है। हाँ, तुम्हारे खूब सारे सवाल पूछे, बैठ जा, नहीं पूछने। हाँ, नहीं दे देगा, तुम बोल, मैं तेरा ट्रांसलेशन कर दूंगा। हाँ, अरे नहीं नहीं, वाह, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ बैठ बैठ, बैठ। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं देना, अरे नहीं देना, रख रख। अरे वो स्टूडेंट मेरे से पढ़ी पहले से, पुरानी स्टूडेंट। हाँ तुम पूछ। देखो सीधी सी बात, मैं नहीं बोलनी चाहिए, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होगी, फिर बेईमानी की जाए है। अब जैसे तैसे कर सकते हो वैसे की जाए, ऊपर फाइल खोली जाए, नीचे किताब रखी जाए, है ना, बहाने बनाए जाए कि मैं बीमार हो गई। डेली 5 घंटे तो कोई पढ़ ले तो पो 12 25। मैं मेरी जिंदगी में डेली 5 घंटे नहीं पढ़ पाया। अरे कतई कम नहीं है, 5 घंटे बहुत ज्यादा है डेली। पर होता यह है कि तुम 4 दिन पढ़ती हो, 4 दिन बाद तुम्हें खुद भी लगता है कि अब 3 दिन छोड़ देते हैं। वैसा नहीं किया जाए, डेली पढ़ लो, सब हो जाएगा। तो वैकेंसी आने वाली हो तो उधर से छुट्टियां लेना। अब तुम कहोगे उधर से छुट्टी मिलती नहीं, तो उनको एक एप्लीकेशन दे कहना कि मैं नहीं आऊंगी। कुछ ही नहीं। सुनो, भारत में नौकरी लगना जितना टफ है, उससे ज्यादा टफ है भारत में नौकरी से हटना। आपको कोई नौकरी से नहीं निकाले। मेरा एक दोस्त 12th 2012 में इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करते जयन लग गया, और जयन लगते ही पोस्टिंग हो गई। मैंने उसको समझाया कि यार तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, कहाँ जयन वही फंसा हुआ, इधर आरएस की तैयारी कर। तो उधर आरएस की तैयारी करने लगा। उसने कहा छुट्टी नहीं देंगे। मैं एप्लीकेशन लिख के आ जाके नहीं आऊंगा। और घर वालों को कह के आना कि राजस्थान सरकार लिखे हुए जितने कागज है वो फाड़ फाड़ के फेंकने हैं, वरना घर वाले डिप्रेशन में जाएंगे फालतू। अब उसने प्री की कोचिंग की, मेंस की कोचिंग की, हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने इंटरव्यू वगैरह दिया। पर वो घर से बार बार आते, उसके मैसेज आते, घर वालों ने लेटर देकर था कि हम हटा देंगे तेरे को, ये कर देंगे वो कर देंगे। उस वो मेरे को डेली कहता कि यार वो करे, हटा देंगे, वो हटाने तो दे, बाद में बात देखें। किसी ने नहीं हटाया, उसने 6 महीने बाद जाके ज्वाइन कर। डर के आगे जीत है। लोग कितना डरते हैं। मैंने अभी जो एग्जांपल बताया आपको, जो मौन व्रत रखते हैं, सर आरएस में 5th रैंक, ट्रेनिंग शुरू होने वाली। ट्रेनिंग तो लोगों को लगता है ना कि ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे तब तो निकाल देंगे। सर आईएएस का लास्ट चांस, आईएएस का चौथा चांस बचा हुआ, एक ही चांस बचा हुआ। बंदे ने डिसीजन ये लिया कि मैं मेंस दूंगा, ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करूंगा, और ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं।
फिर मेंस दिया। मतलब यदि आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता तो आईएएस की चांस खत्म है और आरएस से आप बाहर निकाल दिए जाओगे। और घर वालों को कहा कि अपना लेटर उठा उठा के नहीं देखने सर। मेंस दिया, अब मेंस देने के बाद अब तो कोई काम बचा नहीं, वापस गए तब तो ट्रेनिंग खत्म हो गई। ट्रेनिंग खत्म हो गई, सरकार को जाकर भी ट्रेनिंग तो की नहीं, सरकार ने कहा ट्रेनिंग अगले बैच में कर लेना, ज्वाइन तो कर लो। कोई नहीं निकाले नौकरी से। हाँ, किसमें किसमें? हाँ, तो आर्ट एंड कल्चर में भी चीजें देखो। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर में टाबर कुछ ही याद करता रहता है, मतलब इसमें भी याद करता है। गोगा जी के मंदिर पे खेजड़ी के नीचे, गोगा जी के मंदिर खेजड़ी, अरे राजस्थान में खेजड़ी होती है, अमरूद के नीचे कहाँ बनाओगे मंदिर? इसमें क्या याद करना है? सर इधर ये आरपीसी वाले तो हालांकि मूर्ख हो गए, क्वेश्चन पूछते हैं कि रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था। लो, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि सावन के महीने में पहले छोटे हुआ करते थे, तब हरे रंग का एक कीट पतंगा आता था और अपने उसके पीछे दौड़ते थे और अपने कहते रामदेव जीरो घोड़ो आयो, रामदेव जीरो घोड़ो आयो। वो किस रंग का होता था? हरे। हरे रंग को मारवाड़ी में कहते हैं लीलो। रामदेव जी घोड़े का कोई नाम नहीं है, वो झूठा ही बनाया हुआ आरपीसी। अपने हर घोड़ा लीलो है, हर घोड़ी लीलन है। तो आपको वैसे कल्चर तो यार हमारे आसपास की चीजें हैं, उसमें याद क्या करना होता है? हम उसको याद कर रही है कल्चर की तो ही ना बेचारी की, कि वो भी अपने याद करते हैं उसको। तो तुम थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा के पढ़ोगे, चीजें आ रही है अपने आप में।